हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस जनरल स्टडीज़ क्लासेस। हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे थे फाउंडेशन बैच में, और लास्ट क्लासेस में अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है हिस्ट्री की क्लास 6 शुरू किए थे, और इसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड आई थिंक चैप्टर नंबर 4 भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जहाँ पर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि हमारे पास्ट में किस तरीके से ह्यूमंस रहे, कैसे इवोल्यूशन हुआ। फिर हम लोगों ने देखा किस तरीके से इस ह्यूमन का मूवमेंट हुआ है, कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके के हमें साइट्स मिले हैं, जहाँ पर बरियल्स मिले हैं, या फिर कहीं एक्सकेवेशन के दौरान में चीज़ें मिली हैं तो उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने चैप्टर 4 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात किया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर सिटी का डेवलपमेंट किस तरीके से था, यहाँ के आर्कियोलॉजी किस तरीके की थी। हम लोगों ने ये भी देखा कि एक्सकेवेशन किस तरीके से किया गया, कंटेम्प्रेरी कौन कौन सी सिविलाइजेशंस थी, और साथ में यहाँ पर जो भी लाइफ फॉर्मेट थी और लाइफ के बाद में किस तरीके से कौन सी साइट पर क्या क्या मिला है, और लास्ट में अल्टीमेटली हम लोगों ने इसको एंड कर दिया था कि इसकी अंत किस तरीके से हुआ, जो कि अपने आप में एक मिस्ट्री है। कहीं ना कहीं इस पर क्लैरिटी अभी नहीं है। हालांकि देखिए, इस पर कई सारे अभी अपने रिसर्चेस चल रहे हैं, कई लोग अपने अपने थॉट देते हैं, अपनी अपनी बातें कही जाती हैं। इसकी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे लैंग्वेज को लेकर के हम लोगों ने बात किया था कि लैंग्वेज किसके ज़्यादा करीब है, दक्षिण भारत के ज़्यादा करीब है, द्रविडियन लैंग्वेज के ज़्यादा करीब है, या फिर ये हमारी एक डिफरेंट ही लैंग्वेज है। या फिर अगर इसी तरीके से देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किस तरीके की सभ्यता थी, मर्चेंट क्लास था, या फिर यहाँ पर भी अपर क्लास, हाई क्लास था, किंगशिप थी, या क्या था, अभी भी इसके बारे में कोई खास जानकारी है नहीं। खैर, हम लोग कर रहे हैं क्लास 6, तो हम लोग भी बातें जो करेंगे वो क्लास 6 वाली ही थोड़ी सी करेंगे। आगे हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस डिस्कशन में और ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे, तो चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर होती जाएंगी। अब देखिए, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज़ द जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी। इस जिस्ट को आप वेबसाइट पर जा करके वहाँ पर इनरोलमेंट करके जिस्ट फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास पूरी हिस्ट्री की एक साथ है, ज्योग्राफी की एक साथ है। आप जाएंगे वहाँ पर, आप देखेंगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। खैर, दूसरी चीज़, जिस्ट फॉर्मेट केवल और केवल करने से काम नहीं चलेगा। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमें चीज़ों को देखना है, किस तरीके से हमें चीज़ों को पढ़ना है। लेकिन इन सब के साथ साथ मेरा सजेशन आपको यही है कि एक बार बुक को ज़रूर रीड करें। आपकी रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपको रीडिंग तैयार होनी चाहिए। रीडिंग रहेगी तो कहीं ना कहीं जो होता है आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, अब हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5, और चैप्टर नंबर 5 के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 5 में जो यहाँ का टॉपिक अगर आप देखेंगे, जो यहाँ पर बोला गया है, टॉपिक के बारे में जो बोला गया है यहाँ पर है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। एक्चुअली यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बोला गया है, एक है बुक्स के बारे में और दूसरा है बरियल्स के बारे में। आखिर में ये जो बुक्स एंड बरियल्स हैं, इन बुक्स एंड बरियल्स के बारे में ऐसा क्या है इसमें। जब हम लोग हिस्ट्री को रीड कर रहे होते हैं, या हिस्टोरियंस जितने भी होते हैं, उनके पास में प्रूफ के नाम पर दो चीज़ें ही होती हैं। मतलब कह सकते हैं बेसिक लेवल पर दो ही चीज़ें होती हैं। एक होती हैं जो आप एक्सकेवेशन के बेसिस पर करते हैं, एक्सकेवेशन के बेसिस पर। जैसे मान लेते हैं कहीं पर आपको कुछ मटेरियल मिल गया, खुदाई की गई, कुछ ना कुछ वहाँ पर मटेरियल मिल गया, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मटेरियल मिल गया है खुदाई के दौरान में। अब उसकी आप पहले टाइम स्केल निकालते हैं, उसकी आप कार्बन डेटिंग करते हैं, चेक करते हैं कि इस टाइम पीरियड का रहा होगा, क्या रही होगी चीज़ें। अब इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ये अपना चेक करते हैं, साइंटिफिक तरीके से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे तमाम आप लोग आज के डेट में भी इशू देख रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ताजमहल पर कई बार इशू हुआ था कि आखिर में ताजमहल का क्या हिस्ट्री रहा है, क्या इस समय कभी तेजोमहल रही थी, या फिर क्या चीज़ है, शिवलिंग पाया गया है, नहीं पाया गया है। दूसरी जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का केस है, या फिर अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ का केस है, या इसी तरीके से मथुरा का केस है। तो तमाम इस तरीके के मामले हमें देखने को मिले। इस तमाम मामले में कहीं ना कहीं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनसे ही साइंटिफिक रिपोर्ट मांगी जाती है। अयोध्या का वर्डिक्ट अगर आप देखेंगे तो वो भी आर्कियोलॉजी बेसिस पर ही किया गया, जो निर्णय निकाला गया था, जजमेंट थी, वो भी आर्कियोलॉजी बेसिस से था। और वहाँ पर भी हमें जो भी पुराने चीज़ें थीं, जो भी वहाँ पर पास में दबी हुई चीज़ें हैं, जो भी रिमेन्स निकले, उसी के बेसिस पर एक आइडिया लगाया गया, साइंटिफिक बेसिस पर आइडिया लगाया गया। और आइडिया लगाने के बाद में जो इतिहास हमें बताता है उसी के अकॉर्डिंग में फिर जजमेंट दी गई थी। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी इस एरिया के बारे में स्टडी करते हैं तो उस एरिया के जो एक्सकेवेटेड मटेरियल्स हैं, जो भी वहाँ पर मटेरियल रिमेन्स हैं, वो हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। और इसी कारण से हमारे लिए
हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कुछ यहाँ पर रिटन फैक्ट्स, कुछ हमारे पास में रिटन फैक्ट्स। रिटन फैक्ट का मतलब हो सकता है उस टाइम पीरियड में कोई किताब लिखी गई हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमें रिटन फॉर्मेट में या पेंटिंग के फॉर्मेट में या कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जिससे हमें उस सभ्यता के बारे में पता चले। इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान में भी हमारे पास में अलग अलग सभ्यताएं थी। मिस्र की यानी इजिप्ट की सिविलाइजेशन हो गई, मेसोपोटामिया हो गया, हमें यहाँ पर रिटन फैक्ट मिले हैं और यहाँ रिटन फैक्ट डेसिफर किए जा चुके हैं यानी पढ़े जा चुके हैं और आइडिया लग गया है कि इस सिविलाइजेशन के दौरान में क्या क्या चीज़ें रही होंगी। और उसी सभ्यता के रिटन फैक्ट के हिसाब से हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा जो एक्सकेवेटेड मटेरियल है, चाहे वो सील हो या फिर जो अलग अलग फॉर्मेट में हमें चाहे वो टूल्स मिल गए हों या खिलौने मिल गए हों या फिर जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे हम लोग आइडिया लगा रहे हैं। लेकिन जब रिटन फैक्ट मिलता है तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो रिटन फैक्ट हो गया, बुक हो गया, पेंटिंग हो गई या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे हमें चीज़ों के बारे में पता चले। इन्हीं सभी चीज़ों को हम लोग जब हम वैदिक सभ्यता में आते हैं, जब हम वैदिक सोसाइटी के दौरान में या वैदिक टाइम पीरियड में आते हैं तो हमें यहाँ पर दोनों चीज़ें मिलती हैं, एक्सकेवेटेड मटेरियल भी मिलते हैं और रिटन फैक्ट भी देखने को मिलते हैं। इससे पहले अगर आप जाएंगे तो इससे पहले हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, यहाँ से हमें मिला दोनों चीज़ें हैं लेकिन फिर भी वो पढ़े नहीं जा सके हैं, डेसिफर नहीं किए जा सके हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं हम लोग इंडस वैली के बाद जो वैदिक सोसाइटी है इसे हम लोग बोलते हैं दिस इज़ द एरिया, ये हमारी हिस्टोरिकल प्लेस है। इससे पहले की प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री में काउंट की जाती है, चूंकि ये डेसिफर किया जा चुका है इसलिए इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें तो हमारे अशोक के जो स्तंभ हुआ करते थे वो पहले डेसिफर नहीं किए गए थे। जेम्स प्रिंसिप थे बेसिकली, उससे पहले डेसिफर नहीं किए गए थे तो उसे भी प्री हिस्ट्री में, प्रोटो हिस्ट्री में रखा गया था, लेकिन जब डेसिफर कर लिया गया तो इसे हिस्ट्री में रख लिया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, हमारी वैदिक सभ्यता के बारे में यहाँ पर बात की गई है। किताब में भी अगर आप देखेंगे, बुक में भी यहीं से चीज़ें शुरू की गई हैं। वैदिक सभ्यता के बारे में बताया गया, यहाँ पर बताया गया है कुछ 3500 साल पहले ये कंपोज किया गया था। अब यहाँ पर 4 वेद के बारे में बताया जाता है। 4 वेद हैं हमारे पास में। 4 वेदों में एक हमारे पास में ऋग्वेद है, दूसरी यजुर्वेद या फिर बोल सकते हैं ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, ठीक है, यजुर्वेद हो गया और फिर हो गई हमारी अथर्ववेद। इसमें से हालांकि जो ज़्यादा फोकस किया गया है वो ऋग्वेद पर किया गया है। ऋग्वेद पर ही मेन फोकस किया गया है। इस चैप्टर में कहा गया है कि ये जो ऋग्वेदिक सभ्यता या ऋग्वेद है ये हमारी ओल्डेस्ट वेद है, ये हमारी ओल्डेस्ट वेद है, सबसे पुरानी वेद के फॉर्मेट में इसे जाना जाता है। ये वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, जो आज की डेट की नहीं, वैदिक संस्कृत पुरानी लैंग्वेज है। वैदिक संस्कृत भाषा में ये चीज़ लिखी गई है और यहाँ पर कई सारे हिम्स के बारे में बताया गया है। हिम्स मतलब वही आपके एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो दोहे होते हैं हमारे रामायण, महाभारत, चौपाई, इस तरीके से अगर आप देखेंगे भागवत में तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। सेम उसी तरीके के हिम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के हिम्स मिल जाते हैं हमें। चैंटिंग्स भी आप इसे बोल सकते हैं, दिस इज़ अ काइंड ऑफ चैंटिंग्स, जहाँ पर हम जाप कर रहे होते हैं। अब ये जो इनके बारे में जो बातें कही गई हैं, आपके इस चैप्टर में जो बातें बोली गई हैं उसके बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर बोला गया है कि ये कुछ 3500 साल पुराने हैं। इनकी जो खासियत बताई गई है उसमें ये बोला गया है ये 3500 साल पुराने यानी काफ़ी पुराने हैं। तो दिस इज़ 3500 ईयर ओल्ड, काफ़ी पुराने हैं, ओल्डेस्ट बोला जाता है, ये भी काफ़ी पुराने हैं, ओल्ड हैं। दूसरी चीज़ बोली जा रही है कि यहाँ पर मोर देन 1000 हिम्स हैं, मोर देन 1000 हिम्स हैं। और अगर बात किया जाए तो करीब करीब 1017 सूक्त यहाँ पर बोले गए हैं, दिस इज सूक्त बोले गए हैं। हालांकि इसको कई डिवाइडेड है, मतलब अलग मंडल में है, मंडल के अंदर में हमारे पास में अलग अलग जो होता है और कैटेगराइजेशन होती है सूक्त को लेकर के, ठीक है। तो ये हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग अलग होते हैं, बालखिल्य होते हैं, इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग होते हैं। तो 1017 कुछ सूक्त हैं जिसमें हमें अलग अलग तरीके के भगवान यानी गॉड और गॉडेसेस के बारे में बताया गया है। तो हमारे गॉड और गॉडेसेस के बारे में बताया गया है। प्राइमरली यहाँ पर 3 जो है देव हैं, एक है हमारे अग्निदेव, दूसरे हैं हमारे इंद्र और तीसरे हैं हमारे सोम। सोम एक प्लांट है जिससे सोमरस निकलता है। इंद्र को वॉरियर का देवता बोला गया है, वॉरियर, पुरंदर भी बोला गया है, किले भेदने वाला बोला गया है। और अग्नि तो आप लोगों को पता ही है, दिस इज एक्चुअली द फायर। फायर मतलब होती है क्या? फायर मतलब होती है एनर्जी, फायर मतलब होती है एनर्जी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में शुरू में बताया गया है। मैक्सिमम जो हिम्स बनाए गए थे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हिम्स मेन के द्वारा, आदमी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन कुछ है जो वुमेन के द्वारा भी बनाया गया है, मतलब वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया है हिम्स में, यानी सूक्त को बनाने में यहाँ पर इन्होंने वुमेन का भी पार्टिसिपेशन देखा जाता है।
ऋग्वेदिक सोसाइटी में अगर बात किया जाए तो ऋग्वेदिक सोसाइटी में ये जो हिम्स थे ये सुने भी जाते थे और सुन करके याद किए जाते थे, यानी रिसाइट किए जाते थे। इसका पाठ नहीं, बेसिकली इसको चीज़ों को जीवन में लिया जाता था। कई सारी स्टोरीज इसमें बोली गई हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और ये बेसिकली सभी जितने भी हिम्स हैं ये सब अपने आप में प्रेयर्स के फॉर्मेट में हैं। ये सभी जो है प्रेयर्स हैं, प्रार्थना के फॉर्मेट में हैं। किताब में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी सब चीज़ों के बारे में बताया गया है कि द बुक्स we use are written and printed. The Rigveda are recited and heard rather than read, and it was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago. ये जो पॉइंट बोला गया है ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बोल सकते हैं कि शुरुआत में जो होता है कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास में सोसाइटी मिलती है, जो हमारे पास में मतलब वेद मिल रहे हैं, ऋग्वेद मिल रहे हैं, ये लिखे बहुत अभी रिसेंट की बात है, 200 साल पहले लिखे गए हैं। हालांकि कंपोज बहुत 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 पहले किया गया है, 3500 साल पहले किया गया है। अब यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे तो एक डायग्राम का ये मैन्युस्क्रिप्ट दिया गया है। इस मैन्युस्क्रिप्ट में ऋग्वेद की पेज के बारे में बताया गया है। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर। ये कश्मीर में पाया गया है, 150 साल पहले पाया गया था। एंड इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेद एज वेल एज इन द इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये अभी महाराष्ट्र में पुणे में लिखा गया है। साथ में एक स्टोरी यहाँ पर दी गई है विश्वामित्र और रिवर की। अब जरा देखिएगा विश्वामित्र की जो स्टोरी है ये हमारे प्रेयर के फॉर्मेट में है। अब जरा समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर किताब के हम लोग बुक में जो लिखा है उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर के बात करते हैं। जब हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं, हालांकि बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग ऋग्वेद के बारे में, तो ऋग्वेद में हमारे पास में 10 मंडल हैं। इस 10 मंडल में अलग अलग सूक्त लिखे गए हैं, जिसमें टोटल मिलाकर के 1017 कुछ हिम्स है। और इसी तरीके के हमारे जो चैंटिंग्स है, यानी जितने भी हमारे पास में कह सकते हैं कि दोहे हैं, वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही हैं। अब 10 मंडल में अगर बात करेंगे तो इस 10 मंडल में अलग अलग तरीके के हमें मतलब गोत्र एक तरीके से बोल सकते हैं कि मिलते हैं। पहला मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, तो सभी के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। गायत्री मंत्र का भी मेंशन हमें मिलता है, हमें पुरुष सूक्त का भी मेंशन मिलता है, हमें तमाम स्टोरीज जैसे दशराग युद्ध एक हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन मिलता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर विश्वामित्र और रिवर्स के बारे में स्टोरी मिलती है। हमारे जो विश्वामित्र थे, दिस इज विश्वामित्र। विश्वामित्र एक ऋषि बोल सकते हैं, ऋषि थे, और इन्होंने अपनी प्रेयर की हुई है, और ये जो प्रेयर है ये हिम के फॉर्मेट में ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, जिसे क्लास 6 की एनसीईआरटी मेंशन करती है। यहाँ पर बोला गया है कि जो विश्वामित्र हैं वो ये कहते हैं, नदियों को बेसिकली कह रहे हैं, नदियों को आह्वान कर रहे हैं कि नदियाँ कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस लाइक 2 शाइनी काउस दैट लिक देयर काव्स। मतलब कि आप जो ऊपर से आ रही हैं, आप मतलब घोड़े के तरीके से, 2 स्विफ्ट हॉर्सेस के तरीके से, बेसिकली 2 नदियों को यहाँ पर एक तरीके से कह लीजिए कि उपदेश नहीं कह सकते, मतलब कि कहीं ना कहीं एड्रेस किया जा रहा है। और वो 2 नदियाँ जो है, एक है हमारी ब्यास नदी और दूसरी है सतलज रिवर, जैसे सतलज रिवर। इन 2 नदियों के बारे में आह्वान किया जा रहा है, इनको बोला जा रहा है। नदियों ने कहा कि हम तो जो है ऊपर से आते हैं, नेचर ने हमारा रास्ता क्रिएट करके रखा है, हम लोग रुक नहीं सकते, हम लोग जाते रहेंगे। विश्वामित्र ने कहा कि यही चीज़ कि हमारा जो चैरियट है, मतलब जो हमारा रथ जाएगा, आप एक काम करिएगा, उस रथ के जो बेसिकली जो उसका पहिया है उसके ऊपर मत आइएगा, ताकि हम आसानी से इस चीज़ को क्रॉस कर सकें। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर प्रेयर की गई है कि आप जो है हमें कृपया एक रास्ता प्रोवाइड करें, जिससे हम अपना मतलब आगे की ओर में हम लोग बढ़ते सकें। तो इसी तरीके के हमें कई तरीके के जो हमें प्रेयर्स हैं, कई सारी प्रार्थनाएं हैं, उसके बारे में हमें मेंशन मिल जाता है। अब ये जो हमारे पास में ये प्रार्थनाएं हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। अलग अलग तरीके का मतलब ये हो गया, मेनली यहाँ पर जो फोकस किया गया वो 3 चीज़ों पर फोकस किया गया, कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, कैटल है, हॉर्सेस हैं एंड चैरियट्स हैं। कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स, और ये सभी प्रेयर के फॉर्मेट में हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे, ये जो चैरियट्स हैं, मतलब कि जो हमारा रथ है, ये बैटल में यूज़ होता था, बैटल में। अब सवाल उठता है कि बैटल क्यों किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं युद्ध किया जा रहा है, तो युद्ध किस लिए किया जा रहा है? तो सीधी सी बात है, युद्ध जब भी होता है वो रिसोर्स के लिए होता है, रिसोर्स के लिए होता है। आज के डेट में देखेंगे, आज भी युद्ध चल रहा है, इजराइल और पैलेस्टीन का आपने इशू देख रखा होगा। तो हालांकि ये जो पैलेस्टीन और इजराइल वाला इशू है, ये भी रिसोर्स को लेकर के ही है। अब ये कौन से रिसोर्स हैं, या उस समय जो बैटल हुआ था उस समय कौन से रिसोर्स के बारे में बातें हो रही हैं, वह एक्चुअल में यहाँ पर 3 तरीके के रिसोर्स के बारे में प्राइमरली चीज़ें होती थी। एक होता था जो कैटल के लिए होता था, कैटल, चूँकि उस समय एग्रीकल्चर का ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, लोग जो थे वो एनिमल हर्डर ही थे, एनिमल हर्डरिंग करते थे, यानी कि लोग पशुपालन का ही मेन काम करते थे।
तो उस समय कैटल ही एक मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस के तौर पर था, यही उनकी वेल्थ हुआ करती थी। तो जो कैटल्स थे उनके लिए लड़ाई लड़ी जाती थी। अब अगर कैटल है तो सीधी सी बात है उसके लिए ज़मीन भी चाहिए। और ज़मीन क्यों चाहिए? सीधी सी बात है, कैटल के लिए आपको एक ग्रेजिंग फील्ड चाहिए, यानी आपको पास्चर लैंड चाहिए जहाँ पर आप जा करके जो हमारे कैटल हैं उनको आप चरा सकेंगे, चारागाह चाहिए। प्लस साथ में यहाँ पर आपको जितने भी हार्डी क्रॉप्स हैं उनको उगाना पड़ेगा। हार्डी क्रॉप जिस पर ये जा करके जो हमारे कैटल हैं, जो मतलब कह सकते हैं कि जो हमारे एनिमल्स हैं, मतलब कैटल्स हैं, वो जा करके यहाँ पर चारा चरेंगे। और तीसरी चीज़ होती है जो इंपॉर्टेंट है, वो है वाटर को लेकर के, पानी को लेकर के भी युद्ध होते थे, पानी को लेकर के भी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। एक और पार्ट है यहाँ पर, वो है टू कैप्चर पीपल। दिस इज टू कैप्चर पीपल, जनता को लेकर के। अब जनता भी कहीं ना कहीं जो होती है इंपॉर्टेंट है, लैंड कहीं ना कहीं लैंड के साथ साथ लेबर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमें अलग अलग तरीके के युद्ध भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो युद्ध हो रहे हैं उस युद्ध के लिए कई सारी प्रेयर्स भी होती थी। इन प्रेयर्स में यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ आज भी हमें देखने को मिलता है। यज्ञ का मतलब होता है एक तरीके की सेक्रीफाइस। हालांकि यह सेक्रीफाइस का रूप बदलता रहा है। यज्ञ के सेक्रीफाइस के तौर पर यहाँ पर घी के अलावा आपका जो ग्रेन है, जैसे अच्छत वगैरह भी देखिए आज की डेट में होता है, और एनिमल्स की सेक्रीफाइसेस दी जाती थी। यह हमारे पास में अलग अलग तरीके की सेक्रीफाइसेस होती थी, यज्ञ के तौर पर किया जाता था, जहां पर कई बार जो होता था रक्तदान भी किया जाता था, ब्लड भी दिया जाता था। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी हमारे इस अगर आप देखेंगे कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट वाले एरिया में। सो वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं। जैसे प्राइमरली यहाँ पर दो ग्रुप डिवाइड किए गए थे, दो ग्रुप थे। दो ग्रुप में एक ग्रुप था जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीस्ट ग्रुप, प्रीस्ट ब्राह्मण समाज जो बेसिकली रिचुअल वगैरह का काम किया करता था, और ये जितने भी यज्ञ होते थे या फिर चीज़ें होती थी वो काम किए जाते थे। दूसरा होता था राजा, लेकिन ये राजा मतलब किंग नहीं हुआ, ये राजा मतलब किंग नहीं हुआ, बल्कि ये दूसरे जन हैं, दूसरे लोग हैं। इस राजा के पास में ऐसा नहीं है कि अपना खुद का कैपिटल है, इसके पास कैपिटल भी नहीं होता था, इसके पास में कोई पैलेस नहीं होता था। इसका जो बेटा होगा, ऐसा नहीं है कि वो बेटा भी राजा बनेगा, ऐसा भी नहीं होता था। मतलब नो हेरेडिटरी व्यवस्था भी नहीं हुआ करती थी। तो ये तो हो गया जो दो ग्रुप के फॉर्मेट में डिवाइड किया गया था। अगर हम जनता के बारे में बात करें तो जनता भी दो तरीके से डिवाइड की गई थी, जो कम्युनिटी भी थी वो भी दो तरीके से डिवाइड की गई थी। दो तरीकों में एक हमारे पास में जो बोला गया है वो है जन होते थे, और दूसरे होते थे जिन्हें विश बोला गया है, विश बोला गया है। अब यहां लिखा नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। यस, तो यहां पर एक हो गए जो जन हुआ करते थे, और दूसरे होते थे जिन्हें हम लोग विश बोलते थे। विश मतलब ये नहीं, जहर वाला विश नहीं, विश मतलब हो गए लोग। विश मतलब एक तरीके से समझिए वैश्य से आया हुआ है, वैश्य शब्द से आया हुआ है। जो हमारे पास जन थे उसमें तमाम जन का मेंशन किया गया। जैसे एक हो गया पुरुजन हो गया, जो उस समय काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। पांचाल हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास में भरत जन हुआ करता था। भरत जन के अलावा एक यादू जन भी हुआ करता था। तो हमारे पास में अलग अलग जन थे। जन मतलब बेसिकली द पीपल, हम लोग बोलते हैं ना 4 जन आ गए थे, मतलब कितने लोग आए हुए हैं, तो 4 जन आए हुए हैं। तो ये जन जो होता है बेसिकली लोगों को एड्रेस करने के लिए होता था। तो ये काम हो जाता है जो अलग अलग कम्युनिटीज जो होती है वो अलग अलग फॉर्मेट में थी। लेकिन ये केवल और केवल एक डिवीजन नहीं था, एक और डिवीजन था, और उस एक और डिवीजन में हमें 2 लोग देखने को मिले। एक मेंशन किया गया है आर्यन, एक हमें आर्यन बोला गया है, और दूसरा दस्यु बोला गया है, या फिर इसी को बोल सकते हैं दास। आर्यन का मतलब जितने लोगों ने जो हमारे चैंटिंग्स है या फिर जितने लोगों ने हमारा जो ये हिम्स है ये कंपोज किए हैं, हिम्स कंपोज किए गए हैं। और जो हिम्स कंपोज नहीं करते थे, यानी कि जो दूसरे हो गए, अपोनेंट्स हो गए, उनको बोला गया है दस्यु। दस्यु एक तरीके से आप स्लेव बोल सकते हैं, स्लेव, दास मतलब वही स्लेव। अब ये बताइए कि जो आर्यन होंगे वो मैक्सिमम कौन होंगे? अब मैक्सिमम तो मेन ने बनाया है, इसलिए आर्यन मेन हो जाएंगे, और दस्यु कौन हो जाएंगी? वुमेन। तो बेसिकली ये जो वुमेन है, यानी कि जो फीमेल स्लेव है, उसकी परिकल्पना यहीं से हमें देखने को मिल जाती है। और ये बात यहाँ पर लिखी भी गई है, आपको यहाँ पर चीज़ें मिल जाएंगी दस्यु, दास, इनके बारे में, प्लस साथ में यहाँ पर जो फीमेल है उनके बारे में मेंशन मिल जाएगा। फिर हमारे पास मेगालिथ की स्टोरीज आ जाती हैं कि मेगालिथ क्या होते हैं, बरियल्स क्या होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर चीज़ें हैं। अब जरा समझिएगा, क्योंकि इस पर एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। बरियल्स क्या होते हैं? अगर मान लेते हैं आपसे पूछा जाए बरियल्स, व्हाट इज बरियल्स, बुक्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, बरियल्स क्या होते हैं। बरियल का मतलब ये होता है जब किसी चीज़ को आप गड्ढा खोद करके उसके अंदर में दबा देते हैं और उसके बाद ऊपर से
आप कवर कर देंगे, मतलब आप ऐसे समझिए किसी चीज़ को दफना देना, किसी चीज़ को दफना देना ही एक तरीके का बरियल होता है। अब ये जो बरियल है वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, इसके अपने आप में अलग एक मान्यता है, इसको कई तरीके से आप देख सकते हैं। तो जो हमारे पास में इस तरीके के दफनाना या बरियल्स होते हैं, इसको बोला जाता है मेगालिथ्स, मेगालिथ। अब ये जो मेगालिथ है इसके बारे में जरा समझिएगा। लिथ मतलब होता है स्टोन। अगर मान लेते हैं कि आप स्टोन से किसी एरिया को कवर कर दें, उसको ढक दें, उसको बोला जाएगा मेगालिथ। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर जैसे कोई जानवर मर जाता है तो क्या करते हैं, ज़मीन पर गाड़ करके उसके ऊपर में स्टोन लगा देते हैं। या अलग अलग धर्मों में अगर आप देखेंगे तो जैसे क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, दफना दिया जाता है और फिर उसके बाद से एक स्टोन इस तरीके से लगा दिया जाता है कि यहाँ पर फला फला आदमी ने, मतलब इस बंदे की डेथ हुई है, यहाँ पर ये चीज़ मतलब दफनाई गई है। तो ये जो हमें बरियल्स या जो हमें मेगालिथ्स मिले हैं वो हर जगह से मिले हैं। जैसे अगर हम लोग नॉर्थ में बात करें तो नॉर्थ में हमें कश्मीर से मिले हुए हैं। सिमिलरली इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में हमें देखने को मिले हैं, डेक्कन में हमें, साउथ में हमें डेक्कन में देखने को मिले हैं। तो ये हमें अलग अलग जगहों से मेगालिथ्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। कश्मीर से लेकर के अगर आप देखेंगे तो डेक्कन तक हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, जरा देखिएगा। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो ये मेगालिथ है, बीच में एक गड्ढा बनाया गया है, आसपास में कई सारे जो हमारे पत्थर होते हैं उनको जमीन में गाड़ करके रखा गया है और उसके बाद से बड़े बड़े जो बोल्डर्स हैं उनको साइड में लगा दिया गया है। ये एक तरीके का मेगालिथ है। अब जरा समझिएगा, अब ये मेगालिथ अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कैटेगरी हो सकती है। तो मेगालिथ हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, मेगालिथ हमारे दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है मेगालिथ जो कि सर्कुलर शेप का होगा, सर्कुलर शेप, जैसे सर्कल होता है वैसे ही सर्कुलर शेप का हो सकता है। और दूसरा हो सकता है जो आपका किसी दूसरे फॉर्मेट में, मतलब कि किसी दूसरे तरीके का बना सकते हैं या लार्ज स्टोन बना सकते हैं। तो एक होगा जो लार्ज स्टोन के फॉर्मेट में होगा, लार्ज स्टोन, जैसे यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग पत्थर बना करके ऐसे गोल गोल बनाया गया है। और एक हो सकता है ऐसे बरियल हो और उसके बाद से यहाँ पर एक स्टोन लगा दिया गया, उसके बारे में यहाँ पर चीज़ें लिख दी गई हो। तो ये बन सकता है हमारा बरियल के फॉर्मेट में। तो दो तरीके हो गए, एक हमारा हो गया लार्ज स्टोन के फॉर्मेट में, दूसरा सर्कुलर हो सकता है। एक और हो सकता है यह हमारा सरफेशियल भी हो सकता है, सरफेस पर मतलब ऊपर, या फिर अंडरग्राउंड भी हो सकता है। तो ये दूसरा फॉर्मेट हो गया कि आपकी जो मतलब जो आपने अंदर की ओर में दबाया है, दफनाया है, वो कहाँ पर है। तीसरा यहाँ पर जो हो सकता है सभ्यता को लेकर के, कुछ होते थे जो घरों के अंदर में बनाते थे, घर के अंदर या इनसाइड हाउस, और घर के बाहर भी हो सकते हैं ये मेगालिथ। इनफैक्ट हमें इनाम गांव एक साइट है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, इनाम गांव एक साइट है, अभी हम लोग थोड़ी देर में उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो इनाम गांव की साइट में भी हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा हमें यहाँ पर बरियल्स में मतलब ऐसा माना जा सकता है कि ये पुनर्जन्म में शायद विश्वास करते होंगे, पुनर्जन्म में विश्वास करते होंगे, क्योंकि इन बरियल्स में हमें मनुष्य के साथ साथ में यहाँ पर हमें पॉट्स देखने को मिले हैं, यानी कि उसमें खाना वगैरह रख करके पॉट रखा गया होगा, जिससे कि अगले जन्म में जब आए तो उसको इस चीज़ की जो ज़रूरत पड़े वो मिल जाए। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, ऑर्नामेंट्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं कि भाई आगे वाले जन्म में जब जाएगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा टूल्स एंड वेपन्स भी मिल जाते हैं कि भविष्य में जब अगले जन्म में आएगा तो उसमें अगेन। साथ में एक अजीब सी चीज़ है, स्केलेटन ऑफ एनिमल, यानी जानवरों को भी साथ में दफनाया जाता था ताकि अगले जन्म में भी ये जानवर उसके साथ में रहेगा। तो ये अलग अलग तरीके के डिस्टिंक्ट फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जो पॉट है इसमें एक अलग तरीके की आर्ट बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी वेयर मिल जाती है हमें। तो ये हमें कुछ मेगालिथ साइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ यहाँ पर खास बात है जिनके बारे में हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पर यही सारे खास बात के बारे में बताया गया है, एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं। ये टूल्स के बारे में दिखाया गया है कि टूल्स में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे आयरन इक्विपमेंट्स हो गए। हालांकि जो आयरन इक्विपमेंट है ये हमें लेटर वैदिक की सभ्यता के दौरान में देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर डैगर है, एक्स है, इसके बारे में बताया गया है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी बताया गया है। सोशल डिफरेंसेस का मतलब ये हो गया, अब सीधी सी बात है, समाज में एक ही तरीके का आदमी तो रहा नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। हो सकता है कोई एक आदमी बड़ा आदमी होगा, अब बड़ा कई सारे फॉर्मेट में हो सकता है वो प्रीस्ट हो सकता है वो वेल्दी हो, मतलब ज़्यादा पैसे वाला हो। दूसरा हो सकता है छोटा आदमी, छोटा मतलब हाइट में छोटा नहीं बल्कि वो पुअर है, पुअर इन टर्म्स ऑफ सोशल, देयर सोशल वेल्थ बोल सकते हैं या इकोनॉमिक वेल्थ भी बोल सकते हैं। और इसका प्रमाण हमें मिलता है ब्रह्मगिरी से। ब्रह्मगिरी हमें दो तरीके के साइट देखने को मिलेंगे, ब्रह्मगिरी हो गई, आगे हम लोग बात करेंगे, हमें एक पिकली हल मिला हुआ था, साइट है, साउथ की साइट है, तो हमें साउथ की साइट देखने को मिल जाती है। साउथ में हमें ब्रह्मगिरी एक साइट मिली हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मेगालिथ्स हैं बेसिकली दो तरीके के देखने को हमें मिलते हैं। एक होता है जहाँ पर ये बॉडी है, मान लेते हैं ये स्केलेटन है, ये बॉडी है, इस तरीके से यहाँ पर दफनाया गया है और इसके बाद से स्टोन वगैरह जैसे भी आपको लगाना है लगा सकते हैं, प्लस खाना पीना फलाना ढमाका ये सब चीज़ें रहेंगी। लेकिन हमें कुछ साइट ऐसी मिली हैं
जहाँ पे जो ह्यूमन है उसके जो क्रॉस लेग्ड हैं, मतलब इस तरीके से एक पैर मान लीजिए ऐसा है तो दूसरा पैर ऐसा है, क्रॉस लेग्ड बनाया गया है, पैर के ऊपर में पैर चढ़ा करके। अब सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा इस तरीके से पैर के ऊपर में पैर चढ़ा करके रखा गया है तो ये कुछ स्पेशल टाइप का क्लास है। प्लस साथ में तमाम चीज़ें और भी हैं, जैसे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ज्वेल्स रखे गए हैं, कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंट्स रखे गए हैं, सोने वगैरह की चीज़ें रखी गई हैं, सोना मतलब गोल्ड वाली चीज़ें रखी गई हैं, महंगी चीज़ें रखी गई हैं। तो ऑब्वियसली अपने आप में कोई चीफ आदमी रहा होगा, बड़ा आदमी रहा होगा, और यही साइट इसी तरीके की हमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है आपके एनसीईआरटी में कि 33 गोल्ड बीड है, मतलब 33 सोने की मालाएं, 2 स्टोन बीड हो गए, 4 कॉपर के बैंगल्स हो गए। ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जिससे हमें पता लगता है कहीं ना कहीं ये आदमी चीफ रहा होगा, बड़ा आदमी रहा होगा, इसी वजह से चीज़ हुई है। कुछ यहाँ पर बताया गया है कि वर सम बरियल्स स्पॉट मीन फॉर सर्टेन फैमिलीज, जैसे एक जगहों पर कई सारे हमें स्केलेटन देखने को मिले, 2 या 2 से ज़्यादा स्केलेटन भी देखने को मिले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो हमारे मेगालिथ्स हैं या जो ये हमारे बरियल्स हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है एक फैमिली के रहे होंगे, और एक फैमिली में यहाँ पर एक टर्म लिखा गया पॉर्थ होल्स। पॉर्थ होल्स ये इंपॉर्टेंट एक टर्म है। अब पॉर्थ होल्स का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा इस तरीके का बरियल बनाया गया है, ये मान लेते हैं गड्ढा खोद करके इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, ये गड्ढा इस तरीके से खोद करके बनाया गया है, और ये मान लेते हैं ऊपर में ये पूरा सरफेस है, ये हमारा पूरा सरफेस है, ये हमारा सरफेस है, और ये अंदर गड्ढा खोद के बनाया गया है। अब यहाँ पर छोटे छोटे और भी गड्ढे बनाए जाते थे, बॉडी इसको इसमें मतलब अंदर कर दी जाती थी, और ये बन गए। ये जो छोटे छोटे आपको होल्स देखने को मिल रही है, जो छोटे छोटे होल्स हैं, ये सब जो होल्स हैं, इन्हीं को बोला जाता है पॉर्थ होल्स। हो सकता है एक जगह पर साइट एक फैमिली की रखी जाती रही होगी, ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर इनाम गांव में एक स्पेशल साइट बताई गई है। इनाम गांव साउथ में, यानी साउथ नहीं, महाराष्ट्र में, बेसिकली भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी पर ये हमारी साइट है इनाम गांव। यहाँ पर स्पेशल हमें बरियल मिला है, जैसा हम लोगों ने बात किया अभी चीफ वाली बरियल, वैसा ही हमें देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर कई सारी और भी स्पेशल चीज़ें मिली हैं, जैसे यहाँ पर 4 लेगेड क्ले जार मिला है। जैसे इस तरीके की आप जार देखे होंगे, इस तरीके की एक जार होती है 4 लेगेड क्ले जार, यहाँ पर इस तरीके से पकड़ने के लिए है, तो आराम से यहाँ पर 4 लेगेड क्ले जार मिली है। दूसरा कोर्टयार्ड में 5 रूम हाउसेज मिला है, 5 कमरों का मकान मिला हुआ है, प्लस साथ में यहाँ पर एक ग्रेनरी मिली हुई है, यानी कि जो बंदा है क्रॉस लेग्ड, जो इस तरीके से ये क्रॉस लेग्ड होकर के जिसे दफनाया गया, उसके साथ में पॉटरी है, उसके साथ में यहाँ पर ग्रेनरी यानी कि उसके खाने पीने का आइटम है, प्लस साथ में यहाँ पर वो कमरे के अंदर में, मतलब कि एक 5 कमरों वाले मकान में, यहाँ पर मान लेते हैं कोर्टयार्ड, एक कोर्टयार्ड है, मान लेते हैं कोर्टयार्ड है। अब यहाँ पर ये 4 कमरे 5 कमरे बने हुए हैं इस तरीके से, और आंगन में बीच में जो होता है ये बरियल बना हुआ है। तो हो सकता है बड़े आदमी का रहा होगा, इसी वजह से सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बताया गया स्केलेटन हमारे क्या क्या बता सकते हैं। स्केलेटन ये बता सकते हैं कि ये बॉय का रहा होगा या फिर गर्ल का रहा होगा, मेल का रहा होगा, फीमेल का रहा होगा, बच्चे का रहा होगा या बड़े का रहा होगा, उसके बारे में बताया गया, जो हमारे लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। कुछ ऑक्यूपेशन के बारे में बताया गया कि इनाम गांव की जो साइट है वहाँ से जो जो चीज़ें जो बरियल्स मिले हैं उसमें क्या ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन के नाम पर 3 चीज़ें मिलती हैं, एक तो फार्मर रहा होगा आदमी, या फिर वो एनिमल हर्डरर रहा होगा, एनिमल हर्डरर रहा होगा, या फिर वो आदमी प्रीस्ट रहा होगा। ये 3 तरीके के हमें ऑक्यूपेशन देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यह वही चीज़ है कि क्या काम कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर चाइना के भी एक सिविलाइजेशन के बारे में, चाइना के भी बरियल के बारे में बताया गया है। अब चाइना के जो बरियल है उसमें भी कुछ खास स्पेशलिटीज़ है, और ये जो स्पेशलिटी आप लोग एक बार खुद से रीड करिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर भी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, आप रीड करके बताएंगे कि इसमें क्या स्पेशल चीज़ें हैं, क्या जो चाइना में बरियल मिला है इंडिया के बरियल से उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसमें अंतर क्या है, क्या वहाँ पर कुछ माइथोलॉजी चलती थी, क्या वहाँ पर कुछ माइथोलॉजी चलती थी, क्या वहाँ पर कुछ फ्यूचर प्रिडिक्शन किया जाता था, इसके बारे में बताइएगा। आपको हिंट दे दिया गया है कि यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी गई हैं, थोड़ा सा इसको रीड करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी सिविलाइजेशन ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड, मतलब कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा साइंटिफिक थी। क्या हमारे यहाँ इंडिया की ऋग्वैदिक सोसाइटी साइंटिफिक थी या चाइना की सिविलाइजेशन साइंटिफिक थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे वेद हो गया, लैंग्वेज हो गई, हिम हो गया, चैरियट हो गया, सेक्रीफाइस हो गई, राजा, स्लेव, मेगालिथ, बरियल, स्केलेटन एंड आयरन। मेरे ख्याल से ये सारे कीवर्ड्स आपको क्लियर होंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ें लिखी गई हैं। छोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे सुक्त के बारे में बताया गया। सुक्त क्या होगा? सुक्त एक तरीके की बोल सकते हैं, वेल सेड बोल सकते हैं। चैरियट क्या हो गया? चैरियट एक तरीके से जो बैटल में यूज किया जाता है। यज्ञ हो गया, सेक्रीफाइस जिसको बोल सकते हैं। दास हो गया, जो स्लेव हो गया। मेगालिथ जो स्टोन बोल्डर हो गया। बाकी यहाँ पर थोड़ी मोड़ी चीज़ें और भी लिखी गई हैं। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बोला गया है। जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेद, वेदों की कंपोजिशन यानी वेदों को कब कंपोज किया गया, तो 3500 साल पहले किया गया है।
मेगालिथ को बनाना 3000 साल पहले किया गया है। इनाम गांव की जो सेटलमेंट है वो 3600 से 2700 ईस्वी पूर्व बोली गई है। चरक के बारे में बोला गया है, ये 2000 साल पहले की है। तो ये कुछ डेट्स हैं जिनके बारे में आप लोग देखिएगा, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग अटेम्प्ट करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज में। चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगले वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2-3 चैप्टर एक साथ मर्ज करके करेंगे और चीज़ों को जरा देखेंगे। इस क्लास में इंपॉर्टेंट जो पार्ट था जिस पर फ्यूचर में क्वेश्चन आने की संभावना है वो है मेगालिथ को लेकर के। तो आप लोग एक काम करिएगा, मेगालिथ पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, शॉर्ट नोट ऑन मेगालिथ, या आप लिख करके टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिएगा, वहां से फीडबैक लिया जाएगा। एंड दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह आपको लिखना है 200 वर्ड में, लिख करके जरा सेंड करिएगा। और यहीं से शुरुआत करते हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम की। तो यहां पर स्टॉप करेंगे, जो डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।